गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमारा इकाई फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर मैंने आपको ये जानकारी दे दी थी कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है, हमारे यहाँ पर सरकार का ढांचा जो है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको इसी क्रम में आगे भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं, कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर जो भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं, उनमें सबसे पहला तत्व आता है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर शासन की जो शक्तियाँ हैं, उनका जो विभाजन किया गया है वो किया गया है सूचियों के आधार पर। ठीक है, हमारे यहाँ पर मेन जो सूचियाँ हैं प्रमुख रूप से वो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जो होती है उसके जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास में होता है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है, और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होता है। वर्तमान में केंद्र सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। बुक के अंदर जो विषयों की संख्या लिखी है वो पुरानी लिखी हुई है, करंट जो संख्या है वो यही है। इसमें आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वही मान्य होता है। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएंगी, लेकिन अगर विवाद की स्थिति पैदा हो गई तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसके अलावा एक अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती हैं, अवशिष्ट विषय भी हैं जो इन तीनों ही सूचियों के अंदर शामिल नहीं हैं, और उन अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास में होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ शासन की जो शक्तियाँ हैं वो इन सूचियों के अनुसार विभाजित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है। जैसे अगर अपन भारत का उदाहरण लें तो हमारे यहाँ पर चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे स्थानीय सरकारें हो, ये अपनी शक्तियाँ जो है वो कहाँ से प्राप्त करती हैं? संविधान से प्राप्त करती हैं। अर्थात इन सरकारों की शक्तियों का जो स्रोत है वो है हमारे भारत का संविधान। संविधान के अगेंस्ट में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति ना कोई संस्था। अगर ऐसा कुछ किया जाता है, अगर संविधान के विरुद्ध आप कोई कार्य करोगे तो न्यायपालिका जो है वो उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो भारत के अंदर जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है। ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर न्यायपालिका निष्पक्षता पूर्वक कार्य नहीं करेगी तो जो भी निर्णय वो देगी वो सही नहीं होंगे। अगर वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेगी तो निर्णय हमेशा गलत होगा। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी वो निष्पक्षता से कार्य कर सकती है। इसीलिए भारत के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि न्यायाधीशों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उनकी जो पदावधि है वो अच्छी खासी लंबी है, और आप अगर उनको हटाना चाहें तो केवल महाभियोग जो है उसकी प्रक्रिया के माध्यम से ही केवल उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जब तक वो अपने पद पर रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध में कोई भी मुकदमा जो है वो दायर नहीं किया जा सकता। वो जो भी निर्णय देंगे आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि व्यक्तिगत लाभ के कारण से उन्होंने ये निर्णय दिया है, वरना इसको न्यायालय की अवमानना माना जाता है। तो
तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में जो भी होने वाले विवाद हैं उनका निपटारा कर सके, उनका समाधान कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता अगर आप अधिकांश संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में देखेंगे तो वहाँ नागरिकता दोहरी होती है। दोहरी अर्थात एक देश की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। अगर अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी यही है कि नागरिकता कैसी है, दोहरी है। लेकिन भारत के अंदर इसकी एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ पर एक हैरी नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात हमको केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है। हम केवल कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। राज्यों की नागरिकता हमको प्राप्त नहीं है, इसको कहते हैं एकल नागरिकता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। देखो, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद। संसद जो है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसको माना जाता है राज्यों का सदन। क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्यसभा के अंदर हर राज्य से उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि आते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य के प्रतिनिधि अधिक आएंगे, जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के प्रतिनिधि कम आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राज्यसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर राज्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों को भेजता है। ठीक है। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था की ये कुछ विशेषताएं पूरी हुई। इसके अलावा भी इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिसकी जानकारी मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर दूंगी। थैंक यू।